Hello friends, this is SV. Welcome to the Manch. We are present here with another new session that is लक CTET 2020। तो फ्रेंड्स इस सीरीज़ में हम जो डिस्कस करने वाले हैं यानी कि साइकोलॉजी पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये जो सीरीज़ है ठीक है, इससे पहले हम इस सीरीज़ के पार्ट यानी कि 5 कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे यानी कि आज का जो रहेगा पार्ट नंबर 6 रहेगा। तो फ्रेंड्स यानी कि प्रत्येक पार्ट की यदि हम बात करते हैं तो 10 क्वेश्चंस उसमें हम डिस्कस किए हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे यानी कि पार्ट नंबर 6 में भी 10 ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो विभिन्न डिफरेंट टाइप एग्जाम्स में आए हुए हैं, चाहे वो CTET हो ठीक है, चाहे UP टेट हो, MP टेट हो ठीक, KVS आदि सभी से सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी समझ को बेहतर बनाने में यानी कि साइकोलॉजी पेडागोजी से संबंधित आपके जो एक अंडरस्टैंडिंग है ठीक है, क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं उनका पैटर्न ठीक, एक जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं यानी कि आज के लिए ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट कक्षा वर्ग में आता है या नहीं एक शिक्षक को करना चाहिए, यानी कि एक टीचर को क्या करना चाहिए ठीक। सांस्कृतिक तथा भाषिक वैविध्यपूर्ण कक्षा यानी कि एक ऐसी क्लास जिसके कल्चरल डिफरेंसेस पाया जाता है, यानी कि सांस्कृतिक और हम बात करें भाषिक वैविध्यता यानी कि डिफरेंस पाया जाता है, डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज और डिफरेंट कल्चर के बच्चे एक क्लास में यदि हैं तो कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट कक्षा के किस वर्ग में आता है या नहीं एक टीचर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन की तरफ चलेंगे। ऑप्शन ए कहता है कि अक्षमता स्थापित करने से पहले विद्यार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए, पारंगत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग करना चाहिए या फिर वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना चाहिए या फिर माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह की कोई जो बात रहेगी तो सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है यानी अक्षमता स्थापित करने से पहले विद्यार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। यदि कोई भी टीचर सांस्कृतिक और भाषिक विविधता के आधार पर ठीक अपनी कक्षा में यह निश्चित करना चाहता है कि शिक्षार्थी विशिष्ट कक्षा वर्ग में आता है या नहीं तो उसे क्या करना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट्स की उन विद्यार्थियों की मातृभाषा का मूल्यांकन कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यदि B, C और D की बात करें तो वो क्वेश्चन के हिसाब से सटीक नहीं बैठते, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, निम्नलिखित में से स्पेस के अतिरिक्त सभी के कारण अधिक असमता उत्पन्न हो सकती है ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कारण दे रखे हैं ठीक है, एक के अतिरिक्त यानी एक को छोड़कर बाकी सबसे किसी भी बच्चे में जो डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी, वो उत्पन्न होती है या हो सकती है। ए ऑप्शन कहता है जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा ऑप्शन ए। तो हम देख पा रहे हैं कि जन्म से पहले यदि किसी भी बच्चे की माता मदिरा सेवन करती है यानी कि शराब का सेवन करती है तो उस बच्चे में डिसेबिलिटी विकसित हो सकती है ठीक है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो उसके अतिरिक्त हमें सेलेक्ट करना है। यदि बी की बात करें मंदबुद्धिता, यदि किसी बच्चे के मम्मी पापा या माता पिता मंदबुद्धि वाले हैं तो उनके बच्चे में भी विशेष तरह की यानी कि अधिक अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, ये भी बात करेक्ट होती है। सी की तरफ चलते हैं, शैशव काल के समय दिमागी बुखार, यदि बच्चे में शैशव काल यानी कि इन्फेंसी के समय 2 वर्ष तक की जो आयु होती है उस समय बच्चे को यदि म्यादी बुखार आता है, दिमागी बुखार आता है तो बच्चे में किसी भी तरह की अधिक असमता उत्पन्न हो सकती है। तो फ्रेंड्स A, B और C तीनों ऑप्शंस को यदि हम देखते हैं तो तीनों ये कहते हैं कि अधिक असमता उनके द्वारा मतलब वो कारण हो सकते हैं जिसके द्वारा अधिगम अक्षमता उत्पन्न होती है। यदि हम बात करें डी ऑप्शन के शिक्षक की शिक्षण शैली, तो फ्रेंड्स शिक्षक कोई भी एक टीचर है वो किस तरीके से पढ़ाता है ठीक है, उसका जो वे ऑफ टीचिंग है या शिक्षण की जो कौन कौन सी शैलियों का यूज़ करता है ठीक है, जो टीचिंग स्किल्स हैं किस किस तरह से वो यूज़ करता है, तो वो एक कारण नहीं हो सकता जिससे किसी बच्चे में अधिक अक्षमता विकसित हों। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक समावेशी विद्यालय ठीक है, इंक्लूसिव स्कूल की यदि हम बात करते हैं तो एक समावेशी विद्यालय स्पेस के अतिरिक्त निम्नलिखित
प्रश्नों पर मनन करता है। ठीक है, तो एक के अतिरिक्त किन प्रश्नों पर मनन करता है एक समावेशी विद्यालय की जब भी हम बात करते हैं? क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? तो फ्रेंड्स, अधिगम विद्यालय यानी कि इंक्लूसिव स्कूल या इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो उसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि अधिगम योग्य जो परिवेश की योजना बनाने से पहले या प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। यदि बी की तरफ चलते हैं, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं? फ्रेंड्स, यहाँ पे विशेष बालक जो विशिष्ट स्टूडेंट्स होते हैं उनकी देखभाल उपलब्ध कराने के लिए अलग तरीके अपनाते हैं, सामान्य के लिए अलग और मंद बुद्धि वाले बच्चों के लिए अलग। इस तरह से इंक्लूसिव विद्यालय या इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है। ठीक है, ये रहा बी ऑप्शन। यदि सी की बात करें, क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियाँ अपनाते हैं? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शिक्षार्थियों की जो विविध आवश्यकताएं डिफरेंट नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए अलग अलग तरह की युक्ति अपनाते हैं। इस तरह के इंक्लूसिव जो स्कूल्स हैं वो कहते हैं। डी की यदि हम बात करें, तो क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? बिल्कुल, इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव लर्निंग प्रोसेस या फिर इंक्लूसिव विद्यालय की बात करें तो ये आशा की जाती है कि प्रत्येक बच्चा सीखता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बी ऑप्शन को यदि हम देखते हैं तो बी ऑप्शन कहता है क्या हम विशेष बालकों, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके अपनाते हैं? सिर्फ एक विशेष स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, अलग से हम कोई भी तरीके नहीं अपना सकते। सभी को समान दृष्टि से, ठीक है, देखना होता है, इसलिए सभी बच्चों को विशेष उपलब्धि के लिए उचित तरीके अपनाने होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से यदि हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रतिभाशाली शिक्षार्थी यानी कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक, जिनका जो IQ लेवल होता है 140 और 140 के अबव होता है, ठीक है, यानी IQ बुद्धि लब्धि की यदि हम बात करें तो बुद्धि लब्धि उनकी 140 और 140 से ऊपर होती है, उनको हम प्रतिभाशाली विद्यार्थी या फिर गिफ्टेड स्टूडेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो वो जो होते हैं कैसे होते हैं, यानी अपसारी चिंतक होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, बहुत परिश्रमी होते हैं या फिर अभिसारी चिंतक होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, ठीक है, वो अपसारी चिंतक होते हैं। अपसारिक चिंतक का चिंतन का मतलब है, या चिंतक का मतलब है यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो डिफरेंट तरह से सोचते हैं, उनकी जो सोच होती है एकदम मौलिक होती है। उनका IQ लेवल की बात की तो 140 और 140 से ऊपर होता है, या फिर वो किसी भी एक सिचुएशन, एक परिस्थिति, ठीक है, एक समस्या के डिफरेंट वे में सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, वो क्रिएटिव होते हैं, वो एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही बात अपसारी चिंतक की, यानी कि वो डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं। ठीक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डाइवर्जेंट थिंकिंग और अपसारी चिंतक या चिंतन से क्वेश्चंस पूछा जाता है। बहिर्मुखी की बात करें या बहुत परिश्रमी की बात करें या अभिसारी चिंतक की बात करें तो ये ऑप्शन हट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो, यानी कि जो एक छायांकित क्षेत्र दे रखा है, ठीक है, एक जो यहाँ पे वितरण दे रखा है, वितरण से संबंधित यहाँ पे ये बुद्धि का वितरण यानी कि IQ का वितरण मान सकते हैं हम। ठीक है, जब भी बुद्धि के वितरण की बात होती है तो यहाँ पे दे रखा है उच्च प्रेरणा वाले विद्यार्थी, उच्च सृजनात्मकता यानी हाई क्रिएटिविटी वाले बच्चे, ठीक है, हाई मोटिवेशन, या फिर करें हम बात उच्च बौद्धिकता, हायर मेंटल की बात करें तो यहाँ पे जो छायांकित क्षेत्र है ये प्रदर्शित करता है कि ऐसे बच्चे जिनमें तीनों गुण पाए जाते हैं, ऐसी बुद्धि वाले बच्चे, वो हाई यानी कि उच्च प्रेरणा वाले बच्चे होंगे, उच्च क्रिएटिविटी वाले बच्चे होंगे, उच्च बौद्धिकता वाले बच्चे होंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से यानी कि प्रदर्शित करता है जो में आते हैं, मतलब किस में आते हैं, 2 to 3 के बीच, यानी 2 से 3 के बीच, या 3 के बाद, या फिर 2 से पहले, या 2 के बीच, या फिर 0। तो फ्रेंड्स, ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 3 के बाद आते हैं। कुल मिला के उनकी जो स्टेज होती है, यदि हम बौद्धिक
की बात करें तो इस तरह से एक डायग्राम बनता है, ठीक है। इसमें जो बच्चे आ गए यहाँ पे वो प्रतिभाशाली, यहाँ पे बात करें तो सामान्य बच्चे, और यहाँ पे करें तो हम यानी कि मंदबुद्धि, और यदि हम बात करें यहाँ पे तो प्रतिभाशाली, और यहाँ पे जो हो गए सामान्य हो गए। तो फ्रेंड्स यानी कि जो क्रिएटिव बच्चे होंगे वो 3 के बाद आएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 6, क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा, ठीक है। सर्वाधिक उचित विकल्प की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के ये ऑप्शन, जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो स्पेस होती हैं तब वे जल्दी स्पेस करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित, प्रत्यय स्मरण, या फिर सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय, या फिर स्मरण, या फिर वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखा करते हैं, या फिर कक्षा में उपयोगी विस्मरण। तो फ्रेंड स्टेटमेंट को दोबारा से देखते हैं, यानी कि जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो, ऑप्शन ए कहता है केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित होती हैं तब वे जल्दी प्रत्यय स्मरण करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित की बात हो रही है, यानी कि क्लास वर्क से संबंधित, तो वो जल्दी क्या प्रत्यय स्मरण करते हैं, ये अलग हट जाएगा। यदि दूसरे की बात करते हैं, जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय होती हैं तब वे जल्दी स्मरण करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यानी कि मेमोरी या स्मरण शक्ति का इसका कोई संबंध नहीं है। यदि हम सी की बात करें, जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती हैं तब वे जल्दी सीखा करते हैं। तो फ्रेंड्स सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन से संबंधित होते हैं, वास्तविक जीवन में उपयोगी होती हैं बच्चों के, तब बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, ठीक है। यानी कि उस तरह के जो अधिगम है या लर्निंग प्रोसेस है जो उनके वास्तविक जीवन रियल लाइफ से जुड़ी हुई होती है, उससे बहुत जल्दी वो सीख जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है, यानी कि सीबीएसई की यदि हम बात करते हैं तो व्यक्तिगत गतिविधियों को छोड़कर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है सीबीएसई, ठीक है। यानी पाठ्य पुस्तक में इस तरह की वो बात करती है। ऐसा करने के पीछे क्या विचार हो सकता है, यानी कि प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यदि ए के बाद बी पर विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता, या फिर गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना, या फिर व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा, डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। डी की यदि हम बात करते हैं तो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति बच्चों में जो इंडिविजुअल जो कॉम्पिटेंसी है उसकी जो नेगेटिविटी यानी कि संवेगात्मक प्रतिस्पर्धा, उससे उबारने के लिए, ठीक है, बच्चों में संपूर्ण अधिगम सामान्यीकृत करने के लिए जो सीबीएसई संस्तुति करती है, यानी कि सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। तो फ्रेंड्स इस यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब बच्चों को कोई भी फिल्म दिखाई जाती है, यदि उसमें वायलेंस हो रहा है, ठीक, हिंसात्मक व्यवहार हो रहा है, तो उसे सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है, यानी कि ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक मानता है या कौन सी थ्योरी के अंतर्गत ये बात कही गई है। जे.बी. वॉटसन। फ्रेंड्स वॉटसन की बात करते हैं तो वॉटसन एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जो ये मानते हैं कि ये कहते हैं, उनकी थ्योरी है यानी कि व्यवहार से संबंधित, वो कहते हैं कि 1 दर्जन मुझे बच्चे दे दो, मैं उन्हें जो चाहे वो बना सकता हूँ, चोर, डाकू, लुटेरे, वकील आदि।
तो ये व्यवहारवादी हैं, व्यवहार की बात करते हैं। जिन प्याजे की बात करें तो प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। इन्होंने यानी कि संज्ञानात्मक विकास से संबंधित 4 स्टेज दिए हैं, ठीक है। 4 अवस्थाओं में किसी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। तो फ्रेंड्स ए और बी यहाँ से यानी ए और सी हट जाते हैं। यदि हम डी की बात करते हैं तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने लर्निंग प्रोसेस यानी कि लर्निंग अधिगम या लर्निंग नियम दिए हैं, ठीक है। तो ये भी बात हट जाती है। यदि हम यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा एल्बर्ट बंडूरा रहेगा। फ्रेंड्स एल्बर्ट बंडूरा की बात करते हैं तो इन्होंने एक थ्योरी दी है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी। तो सोशल लर्निंग थ्योरी के अंतर्गत इन्होंने कहा है कि प्रत्येक अनुभवों यानी कि प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित जो अधिगम होता है, ठीक है, जो लर्निंग होती है, डायरेक्ट जो अनुभव करता है बच्चा, ठीक है, उसकी अपेक्षा, ठीक है, उसके स्थान पर यदि अप्रत्यक्ष का मतलब अवलोकनात्मक अनुभवों को सीखने पर अधिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यदि बच्चा अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक, अवलोकनात्मक जो अनुभव होते हैं उसके द्वारा सीखता है तो उसके यानी कि अधिगम पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए कह सकते हैं कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह से ग्रहण करते हैं तो सीखते हैं। तो ऐसा जो कहा है यानी कि एल्बर्ट बंडूरा ने अपनी सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है, जो थ्योरी दी है, उसमें कहा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है? कोई भी स्टूडेंट्स फैशन शो जब देख रहा होता है तो मॉडल्स की नकल करने लगता है, उनका अनुकरण करने लगता है, मतलब उनके जैसे बनने की कोशिश करता है। उसे क्या कहते हैं? गौण अनुकरण, सामान्यकरण या प्राथमिक अनुकरण या फिर सामाजिक अधिगम। तो फ्रेंड इस तरह के जो नकल करना या अनुकरण होगा उसे हम सोशल लर्निंग कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी बच्चे, छोटे बच्चे के समाज, उसके वातावरण में जो हो रहा होता है, यानी कि वो समाज से जुड़ता है और सामाजिक चीज़ें सीखता है, ठीक है। तो उसके समाज में कहीं ना कहीं फैशन शो हो रहा है, यदि वो देखने जाता है और उसका अनुकरण करता है तो इस तरह का जो अधिगम, इस तरह की जो लर्निंग होती है उसे हम सोशल लर्निंग या सामाजिक अधिगम कहते हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। लास्ट इस सीरीज़ का क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है उसे देख लेते हैं। यदि विद्यार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियाँ करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स किसी भी चैप्टर को पढ़ते समय लगातार कॉन्टीन्यूसली मिस्टेक्स कर रहे हैं, एरर कर रहे हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यदि आप टीचर बनकर जाते हैं, ठीक है, तो आपके क्लास में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो सीखने में लगातार गलती कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स, ठीक है, कॉन्टीन्यूसली मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? ठीक है, ए ऑप्शन रहेगा पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए, ठीक है, पाठ को छोड़ देंगे और कुछ समय बाद वापस आ जाना चाहिए, ऐसा आप करोगे? या फिर गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए, यानी कि जो स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं उन्हें प्रिंसिपल्स के पास ले जाएंगे और उनसे उनकी शिकायत करेंगे। या फिर सी ऑप्शन गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा से बाहर खड़ा कर देना चाहिए, यानी कि क्लास से बाहर खड़ा कर दें, यानी कि उन्हें पनिश कर दें। या फिर डी अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोबारा से ऑप्शन को देखेंगे, यानी कि पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्लास में जब भी हम जाते हैं तो एक निश्चित टाइम पीरियड होता है, ठीक है, उस समय हमको क्लास में पढ़ाना होता है, ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। उससे यानी कि क्लास में जो बोरियत महसूस हो रही है वो तो दूर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट सीखने में गलती कर रहे हैं उनमें सुधार हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हट जाएगा। बी की बात करें, गलतियाँ करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करके प्रिंसिपल के पास ले जाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि हर बात के लिए हम प्रिंसिपल्स यानी कि प्राचार्य के पास ले जाएंगे और उनसे डांट पड़वाएंगे, उससे बच्चे में कहीं भी सुधार नहीं हो सकता। सी की बात करें, गलतियाँ करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा से बाहर खड़ा कर देंगे। कोई भी टीचर, उसका दायित्व, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि स्टूडेंट को बेहतर तरीके से सिखाए, उसकी परेशानियों को दूर करे, ठीक है, चाहे वह रेमेडियल टीचिंग करे, चाहे किसी तरह की अपनी टीचिंग व्यवस्था में परिवर्तन करे, लेकिन ये दायित्व नहीं है कि वो स्टूडेंट्स को पनिश करें, उसकी पिटाई करें या फिर क्लास से बाहर खड़ा कर दे, ऐसा टीचर बिल्कुल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सी ऑप्शन भी बिल्कुल
हट जाता है। डी की बात करें तो डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि अनुदेशन कार्य। हम जो करेंगे अनुदेशन कार्य करेंगे, समय सारणी अथवा बैठने की जो व्यवस्था उसमें परिवर्तन करेंगे, या एक टीचर को ये करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था करने से जो बच्चे, प्रत्येक बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक टीचर, एक विद्यार्थी का पता चलेगा, यानी कि शिक्षक को, ठीक है। और उसके ज़रिए जो अनुदेशन कार्य है उसको वो उचित तरीके से कर पाएगा, और जो बच्चे पाठ को सीखने में बार बार गलती कर रहे हैं उनका सुधार बेहतर तरीके से हो पाएगा। कुल मिला के एक टीचर को ये पता चल जाएगा, ठीक है, कि कौन से विद्यार्थी सीखने में गलती कर रहे हैं, और वो अपने समय सारणी में सुधार करके अपने जो वे ऑफ टीचिंग है, ठीक है, या जितने भी वो कौशल यानी कि स्किल्स का यूज करता है उनमें परिवर्तन करके बच्चे की जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करेगा। तो फ्रेंड्स ये रहा यानी कि लक्ष्य सीटेट 2020 साइकोलॉजी यानी कि पेडागोजी के इस सीरीज़ में हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए। ये था पार्ट नंबर 6। आई होप ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। यदि ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल अधिगम मंच को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, दैट वाज एसपी सिंह।